हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चैप्टर हमारा चल रहा है कौन सा बच्चों? पांचवा चैप्टर, चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। ठीक है ना। और उसका लेक्चर नंबर 2 आज स्टार्ट करने वाले हैं। कल मैंने बताया था ध्रुव प्राबल्य क्या होता है ना। चुंबकीय ध्रुवों की प्रबलता को हम ध्रुव प्राबल्य से शो करते हैं, इसे m से शो किया करते हैं, है ना। बाद में मैंने बताया आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बताए। बताओ बच्चों, इतना बताया ना? ठीक है। आज हमारा टॉपिक है, हाँ, चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। चुंबकीय द्विध्रुव एक व्यवस्था है हाँ, चुंबकीय द्विध्रुव एक व्यवस्था है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर बैठते हैं, उसको बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव, है ना। और चुंबकीय द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वो कहलाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आई बात समझ में ना? ठीक है। तो चुंबकीय द्विध्रुव एक समान है, कुछ थिंग एनीथिंग, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, समझ गए ना, मगर इस पेन का ठोसपना उसकी प्रकृति है, तो ये चुंबकीय द्विध्रुव है, एक व्यवस्था है, और इसका जो नेचर है वो कहलाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। समझ में आया? तो किसी चुंबकीय द्विध्रुव की शक्ति का मापन किससे होता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर आपके पास में यदि कोई चुंबकीय द्विध्रुव है, इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 2l, तो इसकी जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा m इंटू कितना होगा? 2l, स्मॉल m इंटू 2l। फिर आपने कहा यदि इसको बीच से तोड़ दिया तो 2l कितना रह जाएगा? l, तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा कितना बनेगा? m इंटू l। मतलब इसकी जो शक्ति है आघूर्ण के मामले में वो क्या हो गई? जस्ट आधी। समझ में आया ना? तो किसी चुंबक की शक्ति उसके आघूर्ण से, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से ही मापी जाती है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पूर्ण चुंबक के लिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आधे चुंबक के लिए, ये आधा हो गया, ये डबल था, हाँ या ना। ये 2 ml दिख रहा कि नहीं दिख रहा है, और ये ml दिख रहा कि नहीं दिख रहा, तो ज़्यादा बड़ा कौन है? हाँ, मतलब पूरे चुंबक के लिए ये बड़ा है। चलिए लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। चुंबक के लिए कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को लिखो। चुंबक के लिए कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को लिखो। कल आपने वीडियो देखा, कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, है ना। कल इंट्रोडक्शन कराई थी। चुंबक के लिए कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखो और लिखकर सूत्र स्थापित करो। लिख करके सूत्र स्थापित करो। एवं एकांक ध्रुव को परिभाषित करो। एवं एकांक ध्रुव को परिभाषित करो। जैसे हमने स्थिर वैद्युत में एकांक आवेश को परिभाषित किया था, ऐसे हम यहाँ पर एकांक ध्रुव को परिभाषित करेंगे। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर एकांक ध्रुव को परिभाषित करेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है चुंबकीय ध्रुव। चुंबकत्व के लिए कूलाम का नियम क्या होता है? बेटा ध्यान यहाँ दीजिए। स्थिर वैद्युत मैंने आपको पढ़ाया था कि दो आवेश हुआ करते हैं, एक आवेश होता है Q1 और एक आवेश होता है Q2, जिनकी आवेश कूलाम में नापा जाता है, Q1 कूलाम और एक Q2 कूलाम। तो यहाँ पर स्थिर वैद्युत के जैसे यहाँ पर दो ध्रुव होंगे। एक ध्रुव, पहले ध्रुव की ध्रुव प्राबलता क्या है? M1, और दूसरे ध्रुव की ध्रुव प्रबलता कितनी है? M2। पहले ध्रुव की ध्रुव प्रबलता M1 और दूसरे ध्रुव की ध्रुव प्रबलता M2। प्रैक्टिकल केसेस में अगर आप द्विध्रुव की बात करते हो, क्योंकि डाउट आप बीच में राइज करोगे कि सर आपने बताया था M1 और M2 परिमाण में क्या होते हैं? बराबर। परिमाण में क्या होते हैं? बराबर, क्योंकि जितनी प्रबलता का नॉर्थ होता है उतनी प्रबलता का साउथ होता है। आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, बैठो महाराज, दे दो चेयर। चलिए तो देखिए भाई साहब, तो चुंबक चल रहा है, चुंबकत्व चल रहा है। चुंबकत्व का पहला नियम चल रहा है जिसका नाम है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। जिस तरीके से मैंने आपको पहले चैप्टर में आवेश पढ़ाए कि दो आवेश हुआ करते हैं, दो आवेश मान लीजिए अपने से एक दूसरे से किसी दूरी पर स्थित हैं, ऐसे ही यहाँ पर दो ध्रुव
जिनके ध्रुव प्राबल्य m1 और m2 हैं, वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। इस दूरी को मान लो d। इस दूरी को क्या मान लिया? d। अब देखिए, अगर आप सिंगल चुंबक की बात करेंगे तो सिंगल चुंबक में एक नॉर्थ होता है तो एक क्या होता है? साउथ होता है। एक वाला सिरा नॉर्थ है, ये वाला नॉर्थ है, ये उत्तरी ध्रुव है, तो ये वाला सिरा कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव है। यस और नो? अब एक दूसरे चुंबक की परिकल्पना कीजिए यहाँ पर कि आप जो है एक दूसरा चुंबक ये लेकर के आ गए, ये दूसरा चुंबक है, मान लीजिए आपके पास दूसरा चुंबक है। अब एक सिचुएशन ये आती है, नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर ये वाला नॉर्थ है तो इसको क्या करेगा? लपक लेगा। क्या कर लेगा? लपक लेगा, हाँ या ना? बुला लेता है। तो आपको पता चल जाता है कि ये दोनों विपरीत पोल हैं। कैसे पोल हैं? हाँ या ना? इसकी भी कुछ प्रबलता है, इसकी भी कुछ। महसूस कीजिए, ये चुंबक अलग है और ये चुंबक, इसकी प्रबलताएं इसकी और इसकी समान है, मगर इसकी और इसकी प्रबलताएं समान होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक अलग चुंबक है और ये एक अलग चुंबक है। तो इसी तरीके से मैंने m1 ये वाला लिया है और m2 ये वाला लिया है। बोलो समझ में आया? इसका m1 है और इसका क्या है? मगर एक ही चुंबक की बात करोगे तो ये भी m होगा और ये भी क्या होगा? दोनों m बराबर होंगे। बोलो हाँ या ना? जोर से बोलो, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए आंखों में, मरे टाइप नहीं बैठना चाहिए, ठीक ना? ये m1, ये m और ये m2, समझ गए ना? ये दोनों सेम होगा, इसका प्रबलता इसकी प्रबलता और इसकी प्रबलता इसकी प्रबलता अलग अलग सेम होगी, समझ गए ना? हो सकता है ये वाला ज़्यादा हो इससे और हो सकता है ये वाला ज़्यादा हो इससे। समझ में आया? अब आपके मन में यदि ये चल रहा है कि सर ब्रह्मांड के सभी चुंबकों की प्रबलता तो एक समान होनी चाहिए, बिल्कुल गलत। ऐसा होता तो अलग अलग चुंबकत्व वाले चुंबक कैसे बन जाते? कहीं पर तेज चुंबक की ज़रूरत है, कहीं पर ज़्यादा चुंबक की ज़रूरत है, तो भैया प्रबलता तो बनाई जा सकती है ना। चुंबकों को बनाते समय उनकी प्रबलता का ध्यान किया जाएगा और उनकी प्रबलता आप एडजस्ट कर सकते हो। तो खैर, तो अब आपको समझ में आ चुका है इसका ध्रुव प्राबल्य कितना है? m1 और इसका ध्रुव प्राबल्य कितना है? m2। अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को लपक लेगा, आकर्षित करेगा। मतलब कि दोनों के बीच में आकर्षण का बल लगेगा। अगर कैसे ध्रुव हैं? विपरीत ध्रुव। अगर विपरीत ध्रुव हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और बड़ी ही सुखद अनुभूति होती है जब चुंबक को लेकर के उल्टा करते हो और ऐसे करते हो तो ऐसे लाते हो तो ये इसको यहाँ फेंकता है, ऐसे करते हो तो इसको यहाँ फेंकता है, ऐसे लगता है बीच में कुछ भरा हुआ है। बड़ा मज़ा आता है उसको ऐसे ऐसे करने में, है ना? बड़ी सुखद अनुभूति हुआ करती है उसमें कि ऐसा लगता है जैसे बीच में आटे की लोई फंसी हुई है। समझ में आया ना? कुछ रखा हुआ है, ठीक ना? तो ये जो है, ये आपने देखा होगा, तो ये प्रतिकर्षण है। तो यदि समान पोल होते हैं, यदि यहाँ पर भी नॉर्थ पोल की प्रबलता सामने आ रही है और यहाँ पर भी नॉर्थ पोल की प्रबलता सामने आ रही है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। जब ये दोनों के बीच में बल लग रहा है तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लग रहा है स्वादानुसार। आकर्षण या प्रतिकर्षण स्वादानुसार। स्वादानुसार मतलब जैसा आप लाएंगे ध्रुव वैसा बल लगेगा। लगेगा भाई साहब? अब बल कितना लगेगा? बल तो लग गया। बल कितना लगेगा? इस बल को नापने के लिए जैसे कुलाम में, कुलाम्बियन लॉ में कुलाम का बल बताया था, ऐसे ही यहाँ पे भी इन दोनों ध्रुवों के बीच में लगने वाला बल कुलाम ने ही बताया। तो कुलाम ने क्या बताया भाई साहब? लिखिए, कुलाम ने कहा, लिखिए, अगर दोनों ध्रुव समान हैं, नॉर्थ हैं या साउथ है, दो चुंबक ले लीजिए आप, अगर ऐसे में वो आकर्षित कर रहे थे तो पलट दोगे तो यकीनन क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। एक सिरा आकर्षित करता है, दूसरा सिरा क्या करता है? ये आपने देखा होगा, है ना? तो प्रतिकर्षण होगा। तो यदि दोनों समान ध्रुव होंगे तभी प्रतिकर्षण होगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? चलिए, तो लिखिए, यदि m1 और m2 ध्रुव प्राबल्य के दो ध्रुवों के बीच की दूरी d है, यदि m1 और m2 ध्रुव प्राबल्य के दो ध्रुवों के बीच की दूरी d है, प्राबल्य के, ध्रुव प्राबल्य के, प्रबलता है ध्रुव की, ध्रुव प्राबल्य के दो ध्रुवों की बीच की दूरी d है, दो ध्रुवों के बीच की दूरी d है, तो कुलाम के नियम के अनुसार इनके मध्य लगने वाला बल कुलाम के नियम के अनुसार इनके मध्य लगने वाला बल
पहली लाइन लिखिए, एफ समानुपाते F1 M1 इंटू M2। हाँ, ये लिख लीजिए। तो दोनों के बीच में लगने वाला बल, जैसे वहां पर क्या था, K Q1 Q2 था, कूलाम के नियम में दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहां दोनों ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। आई बात समझ में ना? दोनों ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। और दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के, अपॉन में आ रहा मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है बालक? दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब F समानुपाते M1 इंटू M2, F व्युत्क्रमानुपाते D स्क्वायर। दोनों को मिला दिया बेटा तो M1 M2 ऊपर, D स्क्वायर नीचे, और दोनों को मिलाने पर यहाँ से आया समानुपाते, समानुपात गायब करके क्या आ गया? कांस्टेंट K। नोट करिए इतना। जहां समझ में ना आए प्लीज पूछिएगा। मिश्रा जी, जहां समझ में ना आए पूछिएगा। आप भी मिश्रा जी ना, आप भी पूछिएगा। हाँ भाई साहब, के कैपिटल है यहाँ पे ना, स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है। गुड क्वेश्चन। के यहाँ पे स्मॉल है। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से F समानुपाते M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर, F बराबर K M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। K यहाँ पर अनुपातिक नियतांक है, इतना नोट करिए। फिर जहाँ तक K लिख लिया वहाँ पर रुक कर जाइए, वहाँ से लिखना शुरू करिए। लिखवाऊँ? वहाँ से K F बराबर के बाद CGS के पहले, तो ठीक है बाजू में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बाजू में लिखिए। यहाँ पर K अनुपातिक नियतांक है जिसका मान, K अनुपातिक नियतांक है जिसका मान मात्रक की पद्धति एवं ध्रुवों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम की पद्धति एवं ध्रुवों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। मतलब आप कौन सा माध्यम ले रहे हैं, माध्यम की प्रकृति क्या है? बीच के माध्यम, मैंने माध्यम की प्रकृति बोली, है ना? तो मेरे को बोलना था क्या? मात्रक की पद्धति। जी हाँ, मात्रक की पद्धति मतलब कौन सा मात्रक, कैलकुलेशन किस सिस्टम में कर रहे हो? SI में कर रहे हो, CGS में कर रहे हो, है ना? किस में कर रहे हो? तो अगर आप CGS लोगे तो CGS में K का मान कितना होगा? 1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा F का? F इक्वल टू M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। और अगर आप SI की बात करोगे तो SI में K का मान कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? K की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रख दो, तो F बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर, है ना? D या R जो लेना हो ले लो, मैंने D लेके किया तो अब D ही रहने दो। हाँ, अब नोट कर लीजिए पूरा। तो अगर CGS वाला क्वेश्चन आए तो वो वाला फॉर्मूला लगाइए, फर्स्ट वाला जो बॉक्स के अंदर है। अगर SI वाला पद्धति का क्वेश्चन आए तो दूसरा वाला लगाइए। हाँ बोल देगा। हाँ 99% SI ही आएगा। बिल्कुल चेंज होगा। CGS में मात्रक जो बल का आएगा वो क्या आएगा? डाइन आएगा। क्या आएगा? डाइन। और SI में जो बल का मात्रक आएगा वो न्यूटन आएगा, क्योंकि CGS में बल को डाइन में नापा जाता है, SI में बल को न्यूटन में नापा जाता है। CGS में दूरी जो होती है सेंटीमीटर में चलेगी और SI में दूरी मीटर में चलेगी, दोनों अलग अलग रहेगा बेटा।
चलो लिखो यहाँ पर म्यू जीरो निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता या निरपेक्ष पारगम्यता है। निरपेक्ष पारगम्यता है। ठीक है, निरपेक्ष पारगम्यता, निरपेक्ष मतलब निर्वात में बिना कोई मीडियम के। जैसे वहां पे मैंने बताया था एप्सिलॉन नॉट, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, याद आया? एप्सिलॉन नॉट माध्यम का गुण। तो ऐसे ही यहाँ पे भी माध्यम का गुण होता है म्यू नॉट, और म्यू नॉट को बोलते हैं निरपेक्ष पारगम्यता। आगे लिखो। जी हाँ, म्यू नॉट का मतलब निरपेक्ष पारगम्यता, या उसी को निरपेक्ष चुंबकशीलता भी कहते हैं। पारगम्यता का मतलब ये जो होता है, देखो भाई साहब आप समझो, जैसे आपके पास में ये चुंबक रखा है, ये एक ध्रुव है और दूसरा ध्रुव ये है, बोलो हाँ। अब यहाँ ध्रुव से बल रेखाएं चलेंगी और दूसरे ध्रुव में जाएंगी, बोलो हाँ। अब अगर इसके बीच में आप माध्यम बदल रहे हो, माध्यम क्या कर रहे हो? बदल रहे हो, तो अलग अलग माध्यम जो होता है बल रेखाओं के लिए अलग अलग तरीके का व्यवहार दिखाता है। कुछ माध्यम ऐसे होते हैं जो बल रेखाओं से कहते हैं आइए आपका स्वागत है ना, बाहर से क्यों जाना, हम आपके लिए रेड कारपेट वेलकम कर रहे हैं, आपको लाल कालीन बिछा के आपका स्वागत कर रहे हैं, फूलों में आइए चलिए। जैसे आपने लगा दिया सॉफ्ट आयरन, क्या लगा दिया? तो सॉफ्ट आयरन जैसे लगाओगे तो बल रेखाएं बाहर हवा में नहीं जाएंगी, पूरी की पूरी कहाँ से चली जाएंगी? अंदर से। कहाँ से चली जाएंगी? अंदर से। मतलब बाहर जो उनको हवा में कष्ट सहना था वो कष्ट सहना नहीं पड़ेगा। मतलब सॉफ्ट आयरन की जो चुंबकशीलता है वो ज़्यादा है। क्या है वो? ज़्यादा है। तो चुंबकशीलता यही कहलाता है कि अपने अंदर से आप कितनी सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस को भेज सकते हो। सबसे जो कम चुंबकशीलता होती है वो होती है हवा की। किसकी होती है? वही म्यू नॉट। समझ गए? सबसे ज़्यादा कष्ट अगर लाइंस को जाने में होता है तो किस में होता है? हवा में। किस में होता है? हवा में। और हवा के अलावा और कोई माध्यम रख दोगे तो लाइंस खटाक से उसके अंदर से चली जाएंगी। बोलो आ गया समझ में कि नहीं आया? समझ गए ना? लाइंस उसके अंदर से चली जाएंगी। तो माध्यम की प्रवृत्ति को, एक लाइन में आपकी बात का जवाब दूं तो माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति को मैं बोलता हूं क्या? चुंबकशीलता। क्या बोलता हूं? अब कहेंगे सर निरपेक्ष क्यों लगाया? निरपेक्ष मतलब किसी से अपेक्षा ना की जाए, मतलब वायु। मतलब क्या? वायु। आई बात समझ में कि नहीं आई? है ना? तो बाकी माध्यमों की चुंबकशीलता वायु से बड़ी होगी कि छोटी होगी? सोच के बताओ। बड़ी होगी। क्या होगी? तो मैं कहूँगा हवा की चुंबकशीलता बेटा म्यू नॉट है। बोलो हाँ। हवा की चुंबकशीलता क्या है? म्यू नॉट है। तो माध्यम की चुंबकशीलता म्यू मीडियम बराबर म्यू नॉट का कुछ गुना। याद आया? जैसे हमने पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र वाले में, एप्सिलॉन मीडियम बराबर एप्सिलॉन नॉट का कुछ गुना। वो कुछ गुना कहलाता था परावैद्युतांक। क्या कहलाता था? समझ में आया? तो यहाँ पर म्यू नॉट इंटू, और उस के को हम बोलते थे एप्सिलॉन आर। याद है? तो ये म्यू नॉट इंटू क्या बनेगा? म्यू आर। मतलब म्यू नॉट जो है म्यू नॉट का कुछ गुना हो जाएगा तो माध्यम की आ जाएगी। तो अब ये निरपेक्ष नहीं रहेगी, अब ये माध्यम की चुंबकशीलता बन जाएगी। पहले निर्वात की थी, अब क्या बन जाएगी? ये माध्यम की चुंबकशीलता। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पर आप यदि हवा में एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो बच्चों, तो अगर हवा में एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो तो क्या लोगे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लोगे। मगर यदि एक्सपेरिमेंट माध्यम में कर रहे हो तो एफ बराबर म्यू नॉट नहीं लोगे, तब क्या लोगे? म्यू माध्यम। म्यू माध्यम मतलब मीडियम, माध्यम मतलब मीडियम अपॉन कितना? 4 पाई। और m1 m2 अपॉन कितना? d का स्क्वायर। हाँ या ना?
अब म्यू माध्यम कितना होगा मैं अभी बता चुका हूँ। जो म्यू माध्यम होगा, म्यू मीडियम बराबर हवा का कुछ गुना होगा। बोलो हाँ। तो यहाँ पर क्या रख दोगे, म्यू नॉट म्यू आर, क्या रख दोगे, सही है तो रख दो आप। तो एफ बराबर हो गया म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। समझ में आया, आ गया। तो म्यू नॉट क्या है बोलो एक बार फिर से, वायु या निर्वात की, हाँ है ना, चुंबकशीलता या उसको बोलते हैं पारगम्यता। पारगम्यता, देखो पारगम्यता कितना अच्छा शब्द है। पारगम्यता, पार करने की, पार गमन करने की शक्ति, मतलब चुंबकीय रेखाओं के पार, आर पार जाने की शक्ति, सहूलियत जो है वही माध्यम की चुंबकशीलता है। कितना अच्छा है। मैं तुम्हें बुलाऊं अपने घर में, बहुत बढ़िया वेलकम दूं, अरे मज़ा आ गया यार, सर ने बढ़िया स्वागत किया। तुमसे कोई मिलने ना आए, नाश्ता हो गया, खाना हो गया, शादी बारात अटेंड कर ली, कोई बोलने वाला नहीं आया, भाई बैठ जाओ यार, आए हो बड़ा अच्छा लगा, तो कैसी चुंबकशीलता रहेगी, कमज़ोर रहेगी। कैसी रहेगी, कमज़ोर रहेगी। समझ में आए। तुम आए, तुमको बढ़िया माला पहनाओ, आइए आइए आइए, दूल्हे से ज़्यादा तुम्हारा स्वागत करूं, तो चुंबकशीलता कैसी रहेगी, बहुत हाई रहेगी, है ना। हाँ टॉप क्लास, हाँ वही नर्म लोहा यानी सॉफ्ट आयरन। नहीं होता, नहीं होता, छूने से सॉफ्ट नहीं होता है। नरम लोहा मतलब छूने से सॉफ्ट नहीं होता है। लोहे के 3-4 प्रकार होते हैं बेटा। एक होता है लोहे का प्रकार जिसको बोलते हैं फौलाद। क्या बोलते हैं, वो बहुत टाइट होता है लोहा। वो लोग लोहार लोग जो लेके पीटते हैं, वो रेल की पटरी का टुकड़ा होता है जिसमें लेके सबको ठोकते पीटते हैं, वो टूटता ही नहीं है, वो होता है फौलाद। समझ गए ना। नर्म लोहा पतला वाला हुआ करता है, जिससे कुछ चीज़ें, सामान्य चीज़ें बनती हैं, बर्तन वगैरह, तो वो हुआ करता है। समझ गए ना। टीना वगैरह बनते हैं, मतलब दूसरे जिस पे जंग लग जाता है, ऐसा। तो नर्म लोहा थोड़ा कमज़ोर हुआ करता है, मगर उसमें विद्युत जो उसकी पारगम्यता होती है नंबर 1 टॉप क्लास होती है। समझ गए ना। उससे फ्लक्स, विद्युत चुंबकीय रेखाएं बड़े आराम से। हाँ नहीं, ठोस लोहा नाम का कोई लोहा नहीं है, फौलाद है वो। हाँ अलग अलग है चुंबकीय पारगम्यता। ज़्यादा किसकी है, नर्म लोहे की। किसकी ज़्यादा है, नर्म लोहे की। फौलाद की कम है। समझ गए ना। फौलाद मतलब सबसे ज़्यादा वाला, अच्छा वाला लोहा है ना। मे बी जो रेलवे की पटरियों में इस्तेमाल होता है लोहा, बहुत हाई क्वालिटी लोहा इस्तेमाल हुआ करता है। समझ में आ गया। हाँ 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 थोड़ा सा फ़र्क रहता है, थोड़ा सा फ़र्क रहता है, मटेरियल का फ़र्क रहता है, मटेरियल का फ़र्क रहता है। एक चुंबकीय लोहा जिसको मैग्नेटाइट बोलते हैं, वो चुंबकीय लोहा मैग्नेटाइट हुआ करता है, मैग्नेटिक ओर होती है। और ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसको ज़्यादा लोग, आप लोग डी ब्लॉक एलिमेंट में जब आप लोग इस बार पढ़ेंगे, मेटलर्जी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, धातु कर्म, तो उसमें आपको बताया जाएगा लोहा कितने प्रकार का होता है ना। चलिए तो भाई साहब मैंने आपको, हाँ कुछ डाउट है। हाँ उसको बनाते हैं या प्राकृतिक रूप से प्राप्त? दोनों हैं, प्राकृतिक रूप से भी प्राप्त होती है और बनाया भी जाता है। ज़्यादातर अपन लोग बनाने वाली यूज़ करते हैं। प्रेरण विधि से आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, चुंबक को बनाया जाता है। संपर्क विधि से एक को सिरे को यहाँ रखते हैं, एक को यहाँ रखते हैं, दोनों को आगे पीछे करा करते हैं। चुंबक बनाने की प्रोसेस आप देख लीजिएगा, संपर्क विधि से यूट्यूब में आप लोग देख लीजिएगा। तो ज़्यादातर चुंबक जो होते हैं प्रेरण विधि से बनाते हैं। समझ गए। और बाकी कुछ चुंबक जो होते हैं, जैसे आयरन की जो ओर होती है बेटा, सुनो सुनो सुनो, जो आप कहोगे ज़मीन में क्या प्राप्त होता है बेटा, आयरन की एक ओर हुआ करती है जिसका नाम है मैग्नेटाइट। क्या नाम है, तो ये आयरन की चुंबकीय ओर है। कैसी ओर है, मतलब पृथ्वी के गर्भ में ही ये चुंबक के रूप में प्राप्त हुआ करती है, इसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। एक्चुअली वर्ड मैग्नेट ही पढ़ा, वर्ड मैग्नेट जो पढ़ा वो यूनान के देश मैग्नीसिया से पढ़ा। एक जगह थी जहाँ नाम था मैग्नीशिया। क्या नाम था, मैग्नीशिया। मैग्नीशिया एक गांव हुआ करता था, देश नहीं गांव था। मैग्नीशिया एक गांव था। तो वहाँ की एक कहानी है, थैलस ऑफ मैग्नस नाम से चला करती है। मैग्नीशिया एक जगह का नाम था। तो वहाँ पे गड़ारी लोग हुआ करते थे। गड़ारी यानी कि भेड़ चराने वाले, भेड़ चराने वाले, समझ गए ना। तो भेड़ चराने वाले गड़ारी हुआ करते थे। अब क्या हुआ कि वो लोग भेड़ चराने जाया करते थे और उस समय चला करती थी वो लकड़ी की चप्पलें, लकड़ी की चप्पलें, लकड़ी की थी चप्पलें, बहुत पुराने समय की बात है।
तो हाँ खड़ा हूँ जिसको बोलते हो, तो लकड़ी की चप्पलें या कोई दूसरा, मान लो कुछ रबर तो खैर उस समय इन्वेंट हुआ नहीं था, तो मैं रबर पॉलीथीन की बात नहीं कर सकता हूँ। लकड़ी की चप्पलें चला करती थी, या पेड़ की पत्तों वगैरह को जोड़ करके थोड़ा सा ऐसे पैर को सेफ करने के लिए वो लोग लगा लिया करते थे। मगर मेटल खोज हो चुका था, मेटल खोज हो चुका था, क्योंकि अपने इतिहास में पढ़ा होगा पहला युग, ऐसे कुछ युग आए थे, ताम्र पाषाण युग, सुना होगा आपने। ताम्र मतलब तांबा है ना, लौह पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, तो तांबे के पत्थर आए, लोहे के पत्थर आए, मतलब मेटल जो है सभ्यता की शुरुआत से ही धातु खोज लिए गए थे बहुत पहले। तो वो लोग क्या हुआ करेंगे, धातु की बीड़ बना करके, चप्पल कमज़ोर ना हो लोहे की, तो बीड़ बना करके क्या करते थे, चप्पल के चारों तरफ ठोक देते थे। चप्पल के चारों तरफ बीड़ बना के क्या करते थे, ठोक देते थे। जैसे वो लोहे के नहीं खुर को ना घिसे, लोहे का उसका घोड़े का खुर, घोड़े के खुर में क्या लगा देते हैं, नाल, क्या लगा देते हैं, नाल। उसके घोड़े का खुर के शेप की एक नाल काटते हैं और ठोक देते हैं खील लगा करके, तो उससे घोड़े का खुर घिसता नहीं है। अब शहर के घोड़े रोडों में दौड़ रहे हैं, कौन वो जंगल में दौड़ रहे हैं, जंगल में मिट्टी रहती है, कम घिसते हैं। अब रोड में घोड़े दौड़ाओगे तो उसके खुर बहुत घिसेंगे, क्योंकि रोड पथरीली होती है ना भाई साहब। हाँ, तो वो गड़ारी चढ़ा ऊपर, गांव से ऊपर चढ़ा। अब वो क्या थे, जिस पहाड़ी में वो गाय चराने जाया करता था, जिस पहाड़ी में वो गाय चराने, भेड़ चराने जाता था, वो पहाड़ी के अंदर थी मैग्नेटिक ओर। कौन सी ओर, ओर को हिंदी में अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयस्क। जमीन के अंदर से जो धातुओं के बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, है ना, अशुद्ध रूप में, उनको हम बोलते हैं अयस्क। क्या बोलते हैं, अयस्क का फिर धातु कर्म किया जाता है, धातु शोधन किया जाता है, समझ गए ना, उसका संस्कार किया जाता है। क्या किया जाता है, संस्कार। जैसे इंसान पैदा होता है तो उसके कई संस्कार, जन्म संस्कार, है ना, और नहीं अंतिम संस्कार पे मत पहुँचो रे, जन्म उपनयन होता है, पाणी ग्रहण होता है, शादी विवाह संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, लास्ट में अंतिम होता है ना। तो ऐसे ही धातु जब जमीन से निकलती है अयस्क के रूप में, तो उसका संस्कार किया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है। तो अयस्क से फिर निकलता है आपका धातु, प्योर धातु। तो वो धातु जब वो चढ़ा पहाड़ में, तो वो अयस्क के क्या थे, मैग्नेट के थे। अब वो लोहे के उसके में चिपक गए। बोलो, लोहे की बीड़ थी उसकी चप्पल की, चलने में वो खींच रहे जमीन से, उसको चिपक तो गए नहीं, जमीन के अंदर थी। तो वो जब वो चढ़े तो उसको लगे मेरे पीछे से कोई खींच रहा है मेरे को, मेरे पैर उठ नहीं रहे हैं, मेरे पैर उठ नहीं रहे हैं अभी भी हैं मैग्नेटिक हिल। देखिएगा, डाल करके गूगल में सर्च कीजिएगा, यूट्यूब में, मैग्नेटिक हिल। भारत में ही लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती हैं मैग्नेटिक हिल, जहाँ पर गाड़ी अपने आप उल्टा चला करती है, मतलब चढ़ाई है, इंजन बंद है और गाड़ी अपने आप चलेगी, क्योंकि ये मैग्नेट का पहाड़ है और ये गाड़ी है। तो मैग्नेट इस पे क्या लगाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, और ये इसको क्या करेगा, खींचेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो रे। हाँ, तो ये तो वहाँ पर भी यही समस्या थी। सर उसके ऊपर से प्लेन जाएगा तो क्रैश हो जाएगा। इतना प्लेन भैया साहब 35,000 फीट की ऊंचाई में उड़ता है, उतने दूर तक मैग्नेटिक फील्ड जा नहीं पाएगा। और दूसरी चीज़ फिर ये देखना पड़ेगा कि प्लेन का मटेरियल किसका है। गाड़ी एल्यूमिनियम की नहीं बनती, लोहे की बनती है ना, मगर प्लेन किसका बनता है, ड्यूरेलियम, है ना, एल्यूमिनियम ड्यूरेलियम इसका बनता है। लोहे का प्लेन बना देंगे तो उड़ा ही ना पाएगा, इतना हैवी हो जाएगा। समझ में आया। अरे भाई साहब, बहुत तरीके की फिजिक्स लगती है यार। कभी सोच करके सोचो कि नील आर्मस्ट्रांग को जा करके वहाँ से यहाँ आना बहुत बड़ी बात थी, उसको सुरक्षित उतार लिया उन लोगों ने। जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में घुसे तो उनका जो स्पेस शटल था ना, इतना जोर का जल रहा था, इतना जोर का जल रहा था, आग का गुबार बन चुका था स्पेस शटल। जब नील आर्मस्ट्रांग जैसे ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में आए, झपाक से, जैसे ही पृथ्वी का वायुमंडल शुरू होता है, समझ गए ना, आपको छोड़ देंगे। यदि छोड़ दिया जाए उधर से, और किसी प्रक्रिया के तहत आपको यदि पृथ्वी में छोड़ दिया जाए, ऑक्सीजन का मास्क का सिलेंडर विलेंडर दे करके, आप पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे गिरने की शुरुआत करोगे, आग लग जाएगी। क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। कई हजार किलोमीटर की रफ्तार से आप आ रहे होगे, है ना, कई हजार किलोमीटर, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, और फिर भी 35,000 किलोमीटर प्रति घंटा, 35,000 किलोमीटर प्रति की रफ्तार से वो गिर रहे थे। अब इतने में स्पेस शटल में बिल्कुल घर्षण की वजह से
वायु के घर्षण की वजह से क्या लग गई, आग लग गई। उसके बाद भी उनको सुरक्षित निकाला। वो कई लेयर में वो स्पेस शटल था, कई लेयर में, और अंदर का तापमान बिल्कुल सही रहा। जब बाहर आग लगेगी धातु में तो अंदर फर्क नहीं पड़ेगा क्या, बताओ, पड़ेगा ना। और क्या, तो उसके कई लेयर रही होंगी, उसको इवैक्यूएटेड करके बनाया गया होगा, तब वो अंदर जा कर के उसकी आँच नहीं पहुँची, नहीं तो वो जल जाते। तो बहुत बड़ी वाली फिजिक्स लगाई थी। वापस आते हैं अपनी कहानी पे, तो वो गराड़िया ऊपर चलना शुरू हुआ। अब उसको ये पहाड़ खींच, ये पहाड़ इतना चौड़ा, मतलब इतना भयंकर टाइप का नहीं था, नहीं तो बोलोगे सर ऐसे तो चढ़ ही नहीं पाएगा, है ना। इस टाइप का पहाड़ था, आराम वाला, है ना। तो यहाँ से ये चढ़ना शुरू हुआ। अब इसको ये खींचे, क्यों खींचे, क्योंकि नीचे है मैग्नेटिक ओर, क्या है नीचे, चुंबकीय अयस्क नीचे, उसको खींचे। तो ये हल्ला मचाने लगा, भूत आ गया, भूत आ गया, ऊपर भूत है, कोई खींचता है। तो पहले के लोग बहुत देर तक तो पूजा पाठ करने लगे, वो तुरंत खंजनिया मजीरा लेके आ जाते थे करने के लिए, जो भी उनके देवी देवता थे। और यूनान वाले वैसे ही पगला हुआ करते थे। मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, मतलब जहाँ पर अंधविश्वास बिल्कुल पीक पे हुआ करता था। मगर तारीफ़ की बात यह है कि अंधविश्वास होने के बावजूद भी इन लोगों ने हमें बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट दिए हैं, सेंट्रल एशिया वालों ने, समझ गए ना। बगदाद, ईरान, इराक वाले के आगे के जो है सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया जो है, तो उन लोगों ने बहुत सारे हमें साइंटिस्ट दिए हैं। तो पाइथागोरस, थेल्स, है ना, और भी मैथमेटिशियन बहुत अच्छे अच्छे वहीं से निकले हैं। तो ये यहाँ से बोला भाई साहब कि ये भूत आ गया, भूत आ गया। फिर डिस्कवरी चलती रही, देखा लोगों ने खोद करके कि इस पहाड़ के नीचे शायद हमारे कुछ लोग निकल आएँ, देवी दाता कोई प्रकट हो जाएं। तो लोगों ने जब उसको खुदाई करी तो उसके अंदर से निकला पत्थर, समझ गए ना। वो पत्थर पाया गया कौन से गांव में, मैग्नस गांव में, क्या नाम, मैग्नीसिया गांव में। किस गांव में पाया गया, तो उस पत्थर का नाम पड़ गया मैग्नस। क्या नाम पड़ गया, मैग्नस। मैग्नस नाम चलते 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 पहुंच गया कहाँ, ब्रिटेन। कहाँ पहुंच गया, और ब्रिटेन वाले हर चीज़ का नाम बदल देते हैं। उसका नाम पड़ गया मैग्नेट। क्या नाम पड़ गया, तो ये थी चुंबक के कहानी, यहाँ से चुंबक डेवलप होता है, ठीक है। तो भाई साहब मैंने आपको बता दिया कि वो लीड स्टोन वाला कंसेप्ट है भाई साहब, वो लीड स्टोन वाला कंसेप्ट है। ये भी बहुत बढ़िया कंसेप्ट है लीड स्टोन वाला। क्या है कि चुंबक जो होता है हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, बोलो हाँ या ना। तो ये रूस वालों ने बड़ा अच्छा इसका इस्तेमाल किया, कनाडा, रूस वालों ने, ठंडे बर्फीले प्रदेश वालों ने इसका बढ़िया इस्तेमाल किया, समझ गए ना। उन्होंने क्या किया, उनको पता है। तो बड़े बड़े सफ़र करने के लिए ठंड के समय में रूस में चलती है स्लेज गाड़ी। कौन सी गाड़ी, स्लेज गाड़ी में क्या होता है, आगे बंधे होते हैं 10-15 नहीं, 5 कुत्ते। कितने कुत्ते, 5 कुत्ते बंधे होते हैं। हाँ, ये रियल वाले कुत्ते हैं, नहीं तो तुम सोच लो किसी और को बांध दो, है ना भाई। सब 5 कुत्ते बंधे होते हैं, बोलो हाँ। और इसके पीछे कार्ट लगी होती, कार्ट यानी टोकरी, कार्ट यानी टोकरी। और टोकरी के नीचे ऐसे ऐसे 2 रहते हैं, ऐसे लंबे से, प्लास्टिक के या लोहे के, प्लास्टिक के या लोहे के। आई बात समझ में ना। तो क्या हुआ कि अब जैसे कहीं पर जाना है तो अपन ने क्या किया कि वहाँ पर उसके सामने मैग्नेट टांग दिया। क्या टांग दिया, हैवी मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट, हैवी मैग्नेट में टांग करके उसमें मांस लटका दिया। क्या लटका दिया, मांस। अब वो कुत्ते हाउ 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 मांस को देख रहे हैं, हाँ या ना। अब वो उत्तर दिशा में लहरा रहा है, यस और नो। उसका दिशा जो होगा वो चुंबक का, वो उत्तर तो बदल नहीं देगा, तो उसी दिशा में वो देखते रहेंगे और वो मांस लटका रहेगा, वो दौड़ते रहेंगे कि काश हम उन्हें प्राप्त कर लें। वो गधे वाली कहानी सुनी होगी ना, उसके गाजर बांध देता है और वो चलता जाता है ना। तो ऐसे ही ये स्लेज गाड़ी का, इसलिए ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट का दूसरा नाम पड़ गया लीडिंग स्टोन। क्या नाम पड़ गया, लीड मतलब दिशा दिखाना, लीड से बना लीडर, लीडर मतलब अपने दल को दिशा दिखाने वाला। तो इनका नाम क्या बन गया था, लीडिंग स्टोन। क्या नाम बन गया था, बाद में और विकृत कर दिया गया, इसका नाम हो गया लोडिंग स्टोन। क्या नाम हो गया, तो पहले लीडिंग स्टोन था ये, अब बन गया बाद में विकृत करके उसको लोडिंग स्टोन। तो बहुत सारी कहानियां हैं यार ऐसी छोटी मोटी। क्या, स्लेज, 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 स्लेज कार्ट, SLEDGE होता है शायद,
स्लेज देख लेना भाई, एक स्लेज का मतलब छींटा कसी गाली भी होता है, जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर करते हैं, भारतीय खिलाड़ियों पर स्लेजिंग किया करते हैं, है ना, तो वो भी होता है। हाँ चलिए भाई साहब, तो हम बात कर रहे थे F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2, बेटा ध्यान दो, जल्दी से कंप्लीट करना है भाई साहब। m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर का न्यूटन बल आ गया, बोलो हाँ या ना। ये अपने पास आ गया। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू लिख लो बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻⁷, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻⁷। अब आप बात करेंगे कि सर इसकी इकाई क्या है, तो इकाई बता देता हूँ मैं। देखिए, अगर आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को रोक लें इकाई का पंगा, तो यहाँ बचेगा f और ऊपर क्या जाएगा डी स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा m1 m2, बोलो हाँ। बच्चों आपको याद होगा, मैंने f का मतलब न्यूटन है, हाँ है ना, डी स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, m1 कल पढ़ाया था एम्पियर मीटर, याद आया। तो एक बार एम्पियर मीटर और 2 बार एम्पियर मीटर, मतलब एम्पियर का भी स्क्वायर और मीटर का भी, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, तो भैया यूनिट बना लो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की एम्पियर प्रति, सॉरी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो लिखिए 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। म्यू नॉट की अपॉन 4 पाई की वैल्यू न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। हाँ भाई समझ में आ रहा है? अब लग रही हवा कि नहीं लग रही है? जहाँ ना लगे पूछना, ठीक ना, तो उसको उस तरीके से बताएंगे अपन। तो म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ होगा कि नहीं होगा? 4 पाई ऊपर कूद गया, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये भी नोट कर लो, ये भी काम में आएगा बुरे समय में। चलो डन, ये हो गया। अब एकांक आवेश को अपन को परिभाषित करना है। किसको परिभाषित करना है? एकांक आवेश को। आइए देखिए एकांक आवेश को परिभाषित करते हैं। एकांक ध्रुव को, बिल्कुल सही, एकांक आवेश को तो बहुत पहले कर चुके हैं, एकांक ध्रुव को। तो बच्चों एकांक ध्रुव को परिभाषित करते हैं। अभी अपन ने क्या पढ़ा भैया? वायु या निर्वात के लिए F बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 बराबर कितना? आर स्क्वायर। कोई ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जहाँ पे m1 m2 दोनों क्या हो गए? m, क्या हो गए? m, मतलब ध्रुव प्राबल्य दोनों के समान है। दोनों के ध्रुव प्राबल्य क्या है? समान है। तो समान ध्रुव प्राबल्य के दो ध्रुव जो एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो r बराबर कितना कर दो? वायु या निर्वात में रखे हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? अगर ये दोनों ध्रुव एक दूसरे को 10⁻⁷ से क्या करेंगे? कभी कर ही नहीं सकते भैया। जब समान ध्रुव हैं, ये भी m है ये भी m है, तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। समान ध्रुव की बात कर दी ना, कंडीशन अप्लाई हो गई, तो क्या आएगा? प्रतिकर्षित। एक दूसरे को 10⁻⁷ से प्रतिकर्षित करते हैं, तो 10⁻⁷ से 10⁻⁷ कैंसिल, मतलब m स्क्वायर बराबर कितना? 1, मतलब m बराबर क्या होगा? +-1। आई बात समझ में? मतलब दोनों ध्रुव या तो एकांक उत्तरी होंगे, या दोनों ध्रुव या तो एकांक दक्षिणी होंगे, क्योंकि ध्रुव प्राबल्य कितना आ रहा है? 1। परिभाषा डिफाइन करनी थी। अगर आप सुनो ले सकते हो तो फिर आकर्षित लिख दो। फिर क्या लिख दो? आकर्षित। मगर मैंने यहां पर मैंने समान परिमाण नहीं बोला, मैंने परिभाषा में देखो क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा। मैंने समान ध्रुव क्या बोला है? समान ध्रुव प्राबल्य। हाँ, अगर परिमाण बोल दोगे तो तुम्हारी बात सही हो जाएगी कि सर उत्तर और दक्षिण नेचर में अलग होते हैं, मगर उनके परिमाण क्या होते हैं? समान होते हैं। बोलो समझ में आया? चलो तो इसको नोट करो पहले। तो m बराबर +-1, यहाँ से बन गई एकांक ध्रुव की परिभाषा। बनी कि नहीं बनी? बोलो ध्रुव प्राबल्य कितना है? 1। ध्रुव प्राबल्य कितना है? 1, यानी एकांक। तो जिसका ध्रुव प्राबल्य 1 है वो क्या कहलाएगा? एकांक ध्रुव। क्या कहलाएगा? एकांक ध्रुव। तो लिखो, पहले इतना नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लीजिए।
लिख लिए? चलिए तो परिभाषा लिखिए। अतः एकांक ध्रुव वह ध्रुव है, अतः एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु या निर्वात में में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समरूप ध्रुव, 1 मीटर की दूरी पर स्थित समरूप ध्रुव ब्रैकेट में लिख लो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, मतलब दोनों ध्रुव अपन ने बराबर ले लिए तो प्रबलताएं बराबर हो गई हैं। समरूप ध्रुव को 10⁻⁻7 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, एसआई पद्धति में, पैराग्राफ चेंज, एसआई पद्धति में ध्रुव प्राबल्य का मात्रक, एसआई पद्धति में ध्रुव प्राबल्य का मात्रक, बोलो बच्चों क्या होता है? ध्रुव प्राबल्य क्या बताया है? हाँ बिल्कुल सही, एम्पियर मीटर। ध्रुव प्राबल्य का मात्रक एम्पियर मीटर होता है। तथा इसे ध्रुव प्राबल्य का मात्रक एम्पियर मीटर होता है तथा इसे न्यूटन प्रति टेस्ला में भी व्यक्त किया जाता है। न्यूटन प्रति टेस्ला N/T, तथा इसे न्यूटन प्रति टेस्ला में भी व्यक्त किया जाता है, तथा इसे न्यूटन प्रति टेस्ला में भी व्यक्त किया जाता है। हाँ, न्यूटन प्रति टेस्ला कहाँ से आ गया बच्चे लोग जानना चाहते होंगे। कल बताया था बच्चों, जवाब देना भाई। मुकुल जवाब दो, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी है ना। चुंबकीय क्षेत्र बी में ये क्या रख दिया मैंने? ध्रुव। क्या रख दिया? ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र बी में ध्रुव रखने पर इस पर बल लगता था कि नहीं लगता था? कितना लगता था ये बताओ, कल पढ़ाया था। हाँ QVB, अरे कहाँ पहुँच गए? MB कितना लगता था? पढ़ाई करो भाई। तो कल मैंने बताया था इस पर लगने वाला बल कितना है? MB। तो M बराबर होगा F/, कितना? F को किस में नापते हैं और B को किस में नापते हैं? टेस्ला। तो M की दूसरी इकाई क्या बन गई? न्यूटन प्रति टेस्ला। समझ में आया? डोंट वरी, इसको अभी फिर से एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल ये लिख लो न्यूटन प्रति टेस्ला। ये इकाई यहां से आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अब लिखिए चुंबकीय क्षेत्र। अब लिखिए चुंबकीय क्षेत्र। जी हाँ, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा देखिए बच्चों, आपको पता है ये बल्ब जल रहा है, इस बल्ब की लाइट थोड़ी दूर तक जा सकती नहीं जा सकती? ऐसे ही यहाँ पर आपके पास में यदि कोई चुंबक रखा है, क्या रखा है? चुंबक। चुंबक की शान किस वजह से होती है? उसके ध्रुव प्राबल्यों की वजह से। बोलो हाँ है ना? तो ध्रुव की वजह से। यहाँ पे ध्रुव है M नॉर्थ और यहाँ क्या है? M साउथ। तो इसके वजह से यहाँ पर इसके चारों दिशाओं में कुछ दूरी तक ये अपनी ताकत का एहसास कराता है। बोलो हाँ है ना? तो मैं क्या परिभाषा बनाऊंगा? किसी चुंबक के चारों तरफ का वह स्थान, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह स्थान जहां तक इसके बल को अनुभव किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय। बोलो सही बात है ना? अच्छा, चुंबक ना लो तो चुंबकीय ध्रुव बोल दो। अगर आप चुंबकीय ध्रुवों को लेकर के बोलना चाहते हो तो चुंबकीय ध्रुव कह दो। तो किसी चुंबक या चुंबकीय ध्रुव के चारों तरफ का वह स्थान, स्थान कैसा होगा? स्पेस में होगा। कैसा होगा?
इसमें होगा, क्योंकि बच्चों ये आपको ऐसा दिख रहा है सामने 2D में है, मगर अगर एक्चुअल चुंबक रखोगे तो ये क्षेत्र जो बनेगा ये तो आपको ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है, मगर सामने ऐसा भी तो बनेगा, ऐसा भी तो बनेगा पीछे की तरफ। बोलो हाँ, मतलब चारों तरफ से क्षेत्र है, ऐसा आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ बनेगा। बोलो यस और नो। कल्पना करो एक चुंबक आपके सामने रखा हुआ है और उसके चारों तरफ क्षेत्र जा रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी, देखो पूरा राउंड घूमा होगा एकदम, है ना? यस और नो, समझ में आ गया ना? इस तरीके से घुमा हुआ होगा, क्योंकि ये सामने की तरफ भी होगा, ये सामने नीचे ऊपर आगे पीछे पूरा हर तरफ से ये घिरा हुआ होगा। बिल्कुल चारों दिशाओं में होगा ना। बल्ब की रोशनी कहाँ जाती है बताओ? हर तरफ जाती है। बल्ब लटका दूंगा हर तरफ जाएगी कि कहीं एक तरफ जाएगी? हर दिशा में जाएगी, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी नीचे भी जाएगी ऊपर भी जाएगी, हर तरफ जाएगी। यस और नो? तो इसको बोलते हैं चुंबकीय। देखिए परिभाषा, किसी चुंबक अथवा चुंबकीय ध्रुव के आसपास का वह क्षेत्र, किसी चुंबक अथवा चुंबकीय ध्रुव के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक इसके बल का अनुभव किया जा सकता है, जहां तक इसके बल का अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, जहां तक इसके बल का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में ना? हाँ बच्चों, जितना आप चुंबक से दूर जाएंगे तो बल रेखाओं की संख्या कम होती जाएगी और जितना पास में आएंगे बल रेखाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। बोलो हाँ या ना? मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ज़्यादा की कम, और यहाँ पर क्या होगा? कम। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हर जगह एक समान रहती नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र जो है हर जगह एक समान रहता नहीं है, कहीं ज़्यादा और कहीं पर कम। इस बात को ज्ञात करने के लिए हम एक कंसेप्ट देते हैं जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या नाम है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लिखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता, जैसे मेरी आवाज़ आप तक अलग अलग अनुपात में पहुंच रही है ना? और बड़ी क्लास होती तो और ज़्यादा लंबी आवाज़ जाती तो काफ़ी कम पहुंचती पीछे वालों को, मतलब आगे वालों को ज़्यादा मिलती है और पीछे वालों को कम। मतलब दूरी बढ़ने के साथ साथ तीव्रता, आवाज़ की इंटेंसिटी घटती जाती है। आइए देखते हैं इस कंसेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मान लीजिए बच्चों, इस बिंदु पर कोई धनावेश, कोई एकांक, कोई ध्रुव रखा हुआ है m, जिसकी प्रबलता कितनी है? m। मान लीजिए तो इस पर पकड़ें, यकीनन इस पर कोई बल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, बल किस तरफ लगेगा बेटा? इस तरफ लगेगा। ध्यान से देख लो, याद आ गया हो तो। भूल गए क्या? कल बताया था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये गई है। बोलो हाँ। अब इस पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो बल तो यहीं लगेगा ना, क्योंकि हमेशा बल लगता है स्पर्श रेखा की दिशा में। हाँ या ना? क्षेत्र की दिशा क्या होती है? स्पर्श रेखा की दिशा। यस और नो? और उसी दिशा में क्या लगेगा? बल। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या क्लियर कि नॉट क्लियर? भाई जिस समय सब चीजें बदल रही हो, दिशा बदल रही हो, उस समय किसी बिंदु पर दिशा निकालने के लिए क्या खींचना पड़ता है? स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा की दिशा में क्या लगेगा? बल लगेगा। बोलो आई बात समझ में? तो इस पर बल लगेगा। तो m पोल पर, m ध्रुव पर लगने वाला बल कितना है? तो इकाई ध्रुव पर लगने वाला बल कितना होगा? इकाई ध्रुव पर लगने वाला, इकाई ध्रुव प्रबलता पर लगने वाले बल को ही क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लिख लो B = F/m। लिखिए, परिभाषा लिखा दी मैंने। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखो। चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए एकांक ध्रुव पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए एकांक ध्रुव पर है ना, प्रति एकांक ध्रुव मतलब m नीचे आ गया, कार्य करने वाला बल, लगने वाला बल उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है।
उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। बोलो बच्चों, आया समझ में? हाँ तो ठीक है, अंदर की तरफ बल लगेगा बेटा। धनावेश बाहर की तरफ जाता था कि नहीं जाता था? बोलो बोलो। धनावेश पर बल क्षेत्र की दिशा में, हाँ या ना? और ऋणावेश पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो ये m उत्तरी ध्रुव काम करता है धनावेश का, तो इस पर बल बाहर की ओर लगेगा। बोलो यस। और दक्षिणी ध्रुव किसका काम करता है? ऋणावेश का, तो बल कहाँ लगेगा? पीछे की ओर लगेगा। कोई दिक्कत? याद आ गया? तुमको यदि भूल गया हो तो विद्युत बल याद करो। F बराबर कितना? QE। बोलो हाँ। प्लस Q, तो E और F भाई भाई। बोलो हाँ। बल E की दिशा में। अगर माइनस Q, हाँ, तो E और F क्या हो गए? भाई भाई हुए कि नहीं हुए? उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा। क्षेत्र इधर जाएगा और बल इधर जाएगा, क्योंकि बीच में क्या आ गया? माइनस साइन। तो धनावेश के लिए बल की दिशा क्षेत्र की दिशा, और ऋणावेश के लिए बल की दिशा क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अपोजिट। खूब पढ़ाया है यार ये सब तो, ठीक है ना? चलो, तो कुल मिला करके उत्तरी ध्रुव के लिए सेम डायरेक्शन रहेगी, दक्षिण ध्रुव के लिए क्या हो जाएगा? पीछे। नेचर बदल जाएगा ना, प्लस के लिए सीधा और माइनस के लिए उल्टा। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये हो गया। अब निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन, ठीक है ना? चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं बच्चों। देखिए b का डेरिवेशन, बेटा इस b को आपने निकलवाया मुझसे F/m। बोलो हाँ। 1/m, और F मैंने आपसे अभी निकलवाया है। अगर दो समान द्विध्रुव हों दंड चुंबक के लिए, ये भी m है और ये भी क्या है? m है, तो दंड चुंबक के लिए F की वैल्यू होती है μ0/m1 m2, मतलब m इंटू m अपॉन कितना? r²। बोलिए यस और नो? m इंटू m अपॉन कितना? r²। कोई दिक्कत? तो मतलब कुल मिला के ये कहना है कि आपके पास कोई भी ध्रुव वाली व्यवस्था हो, ऐसा नहीं कि दंड चुंबक वाली व्यवस्था है। अगर आपके पास एक ध्रुव प्राबल्य m है, एक ध्रुव प्राबल्य आपके पास में m है, और दूसरा ध्रुव प्राबल्य आपके पास यहाँ है, वो भी m है, तो एक m से एक m क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये क्या हो गया? μ0/4 पाई इंटू m अपॉन कितना? r²। तो ये फाइनली फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी r दूरी पर, किसी दूरी r पर। आई बात समझ में? एक बार और देख लो तुम लोग को समझाने के लिए। चलो, ये है स्रोत पोल, सोर्स चार्ज। वहां क्या कहता था मैं? सोर्स चार्ज। याद आया? सोर्स चार्ज। यहाँ पे सोर्स चार्ज नहीं बोलते, यहाँ पर कहते हैं पोल। क्या बोलते हैं? ध्रुव। इंग्लिश में पोल, हिंदी में ध्रुव। ये स्रोत ध्रुव है और ये टेस्ट ध्रुव है। बोलो हाँ। वहां पर इसका नाम था Q0, यहाँ पर इसका नाम दे दिया क्या? M0। अब देखो बेटा, दोनों पर लगने वाला बल F बराबर μ0/4 पाई इंटू m0 अपॉन कितना? r²। बोलो हाँ है ना? मतलब m0 ध्रुव कितना बल झेल रहा है? F। कितना बल झेल रहा है? F। तो m0 ध्रुव पर लगने वाला बल कितना है? तो इकाई ध्रुव पर लगने वाला बल होगा F अपॉन, और इसी को बोलते हैं अपन, B को क्या बोलते हैं? इकाई ध्रुव पर लगने वाला बल F अपॉन m0। बोलो हाँ है ना? तो भैया 1/m0 को साइन कर दो और F की वैल्यू पुट कर दो। F की वैल्यू बोलो μ0/4 पाई इंटू m0 अपॉन कितना? r का स्क्वायर। m0 से m0 क्या हो गया? फाइनली फॉर्मूला आ चुका है μ0/4 पाई इंटू m अपॉन r²। बोलो आया समझ में? उड़ तो नहीं रहा मिश्रा जी? उड़ तो नहीं रहा? एक हाँ तो पूछो एक बार, ठीक है ना? फिर से देखो बेटा, फॉर्मूला में तुम्हारे लिए एक और तरीका ये हो गया। देखो अभी मैंने तुम्हारे लिए बल निकलवाया। बल बराबर कितना होता है? μ0/4 पाई m1 m2 अपॉन कितना? r²। बोलो हाँ या ना? हमने क्या बोला? एकांक पोल पर लगने वाला बल, एकांक पोल पर लगने वाला बल। अब आपका मान लो ये सोर्स m1 दे रहा है क्षेत्र, और इस क्षेत्र में आपके पास ये m2 यहां पर कहीं पर रखा हुआ है। बोलो हाँ। तो आपको तीव्रता निकालनी है, तो तीव्रता के लिए इसको कितना एज्यूम कर लो? एकांक। एकांक मतलब कितना? एक। एकांक मतलब एक। तो m2 बराबर क्या ले लिया? एक। यूनिट क्या होती है? एम्पियर मीटर। क्या होती है? एम्पियर मीटर। तो अब एकांक पोल पर, एकांक ध्रुव पर लगने वाला जो बल होता है वो कहलाता तीव्रता। तो बन जाएगा B। क्या बन जाएगा? बराबर μ0/4 पाई। m1 की जगह क्या आएगा बच्चों? m1। m2 की जगह क्या हो गया? 1। तो गोली मारो, अपॉन में कितना? r²। तो यहाँ मैंने m1 m2 कर दिया, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली m0 कर दिया था आपको समझाने के लिए। समझ में आया?
और बाकी जो पहले बच्चे पढ़ रखे हैं उनको तो भूल ही नहीं सकता है। क्यों नहीं भूल सकता? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बोल गए? हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट बदल गया, बोलो म्यू नॉट अपॉन, यहाँ पे स्रोत चार्ज था, यहाँ पे स्रोत ध्रुव होगा। स्रोत ध्रुव क्या है? m, और दूरी कितनी है? r। नोट कर लो भाई साहब, सबको बता दिया, सब बता दिया, हर तरीके से बता दिया जितना होता है, समझ गए ना? हाँ, जो ये थोड़ा पहला चैप्टर पढ़ रखे हैं उनको फुल एडवांटेज इसमें मिलेगा, बिल्कुल रिलेट कर रहा पहले चैप्टर के जैसा है। ठीक है, बोलो आ गया समझ में? तो कुल मिला करके फॉर्मूला क्या हो गया? B बराबर F अपॉन एम। F अपॉन एम हुआ कि ना हुआ? B बराबर हो गया F अपॉन एम, एकांक ध्रुव पर कार्य करने वाला बल। तो बेटा यहां से ध्यान से देखो, F बराबर कितना हुआ? MB। F बराबर कितना हुआ? नोट कर लेना इसको, चुंबकीय बल F बराबर MB। चुंबकीय बल F बराबर MB। हाँ मिश्रा जी, कौन सी लाइन में दिक्कत है? नहीं है, चलो लिख लिया सबने? पक्का? रफ कर दें? ठीक है। याद है आप लोग को विद्युत क्षेत्र में एक डेरिवेशन कराया था, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और फिर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिल्कुल वही डेरिवेशन आ गया चुंबकीय क्षेत्र में। लिखिए पहला डेरिवेशन, किसी दंड चुंबक के कारण किसी दंड चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति पर स्थित अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर किसी अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर स्थित नहीं, अक्षीय स्थिति के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर। अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु है, ये देखो इसका अक्ष है, ये क्या इसका अक्ष है, ये अक्ष में कोई स्थित कोई बिंदु है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हैं? ठीक है, बिंदु थोड़ा पास में कर लें, बहुत दूर हो गया। ये लो, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बच्चों बोर्ड की तरफ देख लो, लिखना बंद करो। हाँ बच्चों देखो ध्यान से, ये आपके पास चुंबक है, बोलो हाँ। चुंबक के दो ध्रुव हैं, साउथ और नॉर्थ। आगे समझ में ना? उत्तरी दक्षिणी ध्रुव, ये वाला उत्तर इधर है, ये दक्षिण ध्रुव इधर है, बोलो हाँ। यस, इसके कारण आपको बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये इसका मिड पॉइंट ले लो O, बोलो हाँ। दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2L, मतलब आधा L इधर आधा L इधर, और यहां से लेकर के इसकी दूरी मान लो x। क्या मान लो? हाँ, तो हमको केंद्र से, चुंबक के केंद्र से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबक के केंद्र से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, हाँ या ना? पीछे वाला थोड़ा सा खिड़की लगा दो, बंद कर दो, खींच दो उसको अंदर से, या तो चलो ठीक है, बस आ जाओ, बंद कर दो, ठीक है ना?
हाँ जी बच्चों मेरे, देखो बेटा ये आ गया समझ में। अब हमें इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले मैं इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूंगा। भाई जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहां पर आप क्या रखते हैं, एकांक ध्रुव। क्या रखते हैं, जैसे वहां पर रखते थे एकांक आवेश, धनावेश, याद आया। ऐसे यहां पर हम रखेंगे एकांक ध्रुव, मतलब यूनिट नॉर्थ, यूनिट इकाई, इकाई उत्तरी ध्रुव, इकाई उत्तरी रखोगे कि नहीं रखोगे, और दक्षिणी रख दोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दक्षिणी में भी आ जाएगा, दिशाएं बदल जाएंगी। मगर सारे एक्सपेरिमेंट हमने वहां पर किस में करे, धनावेश में कि ऋणावेश में, तो यहां पे भी किस में करोगे, उत्तरी में, समझ गए ना, क्योंकि धनावेश के इक्विवेलेंट अपन ने उत्तरी मान रखा है, तो उत्तरी में कर दो, समझ में आया। तो चलो एकांक धनावेश पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। बोलो ये क्या है, दक्षिण, और ये क्या है, उत्तर, बोलो हाँ। तो उत्तर के कारण इस बिंदु पर उत्तर, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बोलो कहां जाएगा, बाहर की ओर, हाँ या ना। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र यहां पर कैसा जाएगा, बाहर की ओर, ठीक है ना, यस। तो यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर जाएगा। इसको मैं ले लेता हूं, इसको मैं ले लेता हूं B1, क्या लेता हूं, B1। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। तो चलिए मैं B1 का वैल्यू निकालता हूं। तो B1 इक्वल टू, पढ़िए पढ़ाया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आवेश कितना, m मतलब ध्रुव कितना है, ध्रुव प्राबल्य कितना, m दूरी, दूरी, ये दूरी, इसको एक काम करो x की जगह r ले लो, क्या ले लो, वहां भी r लिया था इसलिए। चलो यहां तक टोटल कितना, बट अपना असर तो यहां से पड़ रहा ना, ये क्षेत्र तो इधर से फेंक रहा ना, तो ये टोटल r है, r में से l कट गए, बोलो कितना बचा, का आ गई तीव्रता। इसको दे दो नंबर 1, क्या दे दो नंबर 1। मैंने एरो बना रखा, मतलब मैंने परिमाण निकाला, क्या निकाला मैंने, दिशा के लिए मैंने क्या लगा दिया, तीर, क्या लगा दिया है, दिशा लगा दी है, मतलब बाहर की ओर। लिखना हो तो यहाँ लिख दो बाहर की ओर, दूर की ओर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया पहला। अब देखिए बेटा, हाँ, धनावेश का क्षेत्र हमेशा कहाँ फेंकता है, बाहर। ऐसे उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र हमेशा कहाँ फेंकता है, बाहर। मगर दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र कहाँ होता है, अंदर। तो दक्षिणी ध्रुव की तीव्रता कहाँ होगी इस बिंदु पर, बाहर की तरफ की अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। मतलब ये कहाँ बुलाएगा इसको, अंदर। B2 अंदर आएगा कि नहीं आएगा। देखो भाई मिश्रा जी, मैंने ये तीव्रता का फॉर्मूला लगाया जो अभी अभी मैंने पढ़ाया, ठीक है ना। पीछे वाले मिश्रा जी आपसे बोल रहा हूं, बड़े मिश्रा छोटे मिश्रा, ठीक है ना। बड़े मिश्रा जी देखो, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैंने लगाया जो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया। अब ये उत्तरी ध्रुव है, क्या है, और उत्तरी ध्रुव की तीव्रता होती है बाहर की ओर, और दक्षिणी ध्रुव की तीव्रता कहाँ होती है, अंदर की ओर, ठीक है ना। तो देखिए उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर इसकी तीव्रता मैंने निकाल दी, तो तीव्रता इसकी निकली कितने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसको देखना ध्यान से, समझ में आ जाएगा। B2 इसकी वाली तीव्रता, बोलो B2 का प्रभाव, तीव्रता कम होगी कि ज़्यादा होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, दूरी ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से देखो इसकी दूरी ज़्यादा है, दूरी कितनी हो गई, r ये, और खोपचे वाला l ये, मतलब r प्लस l, ये r यहाँ तक का और l यहाँ तक का। क्योंकि निकालना कहाँ पर है, इस पर निकालना है। निकालना किसकी वजह से, इसकी वजह से निकालना है। तो यहाँ तक की दूरी r और यहाँ तक की दूरी l, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, r प्लस l। और दूरी बढ़ जाएगी तो तीव्रता घट जाएगी। चलो लिखता हूँ, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ध्रुव कितना है, m, दूरी कितनी है, का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। आ गया समझ में। तो देखो B1 आगे आ रहा है और B2 कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है, बोलो हाँ। दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 180 अंश का। कितने अंश का, 180 अंश का। तो कुल तीव्रता बिंदु P पर BP का परिमाण बराबर, बोलो क्या होगा, B1 माइनस B2 या B2 माइनस B1, B1 माइनस B2, क्योंकि B1 बड़ा है और B2 छोटा है। तो B1 का परिमाण माइनस B2 का परिमाण। बच्चों वैल्यू रख दो B1 की, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यार दोनों में है तो कॉमन ना ले लें, कॉमन ले लेते हैं, है ना बेटा। चलो एम भी कॉमन ले लो, क्या ले लो, एम भी कॉमन ले लिया, एम भी कॉमन ले लिया। बोलो B1 1 अपॉन आर माइनस एल का और माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का। चलो जी ठीक है, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, ऊपर ये आएगा और इधर ये जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, हाँ या ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2RL। ये देखिए
इधर पे, और ए देखो ध्यान से आर माइनस एल का स्क्वायर, ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर बैठा के मैं कॉमन ले लूँ, बोलो हाँ, और अंदर ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब आर स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, क्लियर है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, और 2RL कितना हो गया 4RL, आ रहा समझ में, 2RL हो गया 4RL। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ B कुल बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है ना, एम भी है, एम को अंदर कर दो 4RL, और नीचे है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखना, यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, 4 का 2 अलग किया, बोलो हाँ, और 2 एक और अलग किया, 2 2 जा, m को संग ले लिया, बोलो हाँ, l को संग ले लिया, बोलो हाँ, और r को खुपचे में बाहर कर दिया, ठीक है। अच्छा 2ml मैंने कुछ पढ़ाया है, m इंटू 2l की नहीं पढ़ाया, बोलो। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है बड़े मिश्रा जी आप रट लीजिए, कैपिटल M का मान चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हुआ करता है m इंटू 2l, ये कल वाली क्लास का वीडियो देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, कल मैंने पढ़ाया था। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा 2ml को मैं क्या पुट कर दूं बेटा, m, तो ये मेरे पास फाइनली फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, ये आ गई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, समझ में आया, का परिमाण, बोलो बन जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है। अब इसका स्पेशल केस, अगर चुंबक बहुत छोटा है, चुंबक बहुत, तो बताओ छोटा होने पर कौन छोटा हो जाएगा, L छोटा हो जाएगा कि R छोटा हो जाएगा, L छोटा हो जाएगा, क्या हो छोटा हो जाएगा, L छोटा हो जाएगा। L छोटा होने पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पूंगी बच जाएगी, और ये किसके इक्वल बच जाएगा, आर स्क्वायर, क्योंकि L बहुत छोटा हो जाएगा, तो L को आप नेग्लेक्ट कर दो, नगण्य मान लो, और आर स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा। तो भैया लियो फॉर्मूला बना B का फाइनली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऊपर 2mr, और नीचे ये क्या बचा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या, आर की पावर, तो ये बच गया आर की पावर, एक आर से एक आर, नीचे कितनी पावर बची, और देख लो बिल्कुल सेम टू सेम वाला फॉर्मूला बन गया है, वहां पर बना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, और यहाँ बना है 1/म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। तो भैया बी का फाइनल फॉर्मूला, जगह कम हो रही है यहाँ लिख देता हूँ, तो बी का जो फाइनल फॉर्मूला निकला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन कितना बच्चों, आर क्यूब। सब अच्छे से नोट कर लो इसको बढ़िया से, ये आपका है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, चुंबकीय द्विध्रुव कहाँ जाता है, नॉर्थ टू, गलत, साउथ टू नॉर्थ, चुंबकीय द्विध्रुव कहाँ जाता है, साउथ टू नॉर्थ, तो ये देखो ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो चुंबकीय द्विध्रुव m जाएगा साउथ टू नॉर्थ, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ जा रही है, आगे की तरफ, कहाँ जा रही है, B1 और B2, तो B1 माइनस B2 आगे की तरफ ही जाएगा ना, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ पर जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है दोनों क्या है, समानांतर है, क्या है दोनों की दिशा एक ही है, दोनों की दिशा क्या है, एक है। तो आप लिख सकते हो कैपिटल M इज पैरेलल टू B, हाँ दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, एक ही दिशा में है। बोलो अच्छे से आ गया समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, और होमवर्क क्या करके लाना है, निरक्षीय स्थिति में आप लोग को कल करके लेके आना है, ठीक है ना, निरक्षीय स्थिति वाला कल आपको करके लेके आना है। चलिए थैंक यू बच्चों।